जैसे हम पैराबोला के लिए तीन कंडीशन पढ़े थे ना, कि अगर कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम एलिप्स ड्रॉ करें तो उसका क्या इक्वेशन होगा, हमें पहले वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सेकंड था कि इफ वी आर गिवन एनी लाइन देन व्हाट इज द कंडीशन, तो वो लाइन हमारे गिवन एलिप्स में टेंजेंट होगा। एंड द थर्ड कंडीशन इज कि अगर हमें एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट से हम टेंजेंट किसी भी एलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे होगा। तो हम ये तीन कंसेप्ट इस प्रकार से पैराबोला के लिए पढ़े थे, उसी प्रकार से हम अभी सेम तीन कंसेप्ट टेंजेंट के लिए भी पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं टेंजेंट टू एन एलिप्स। तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। चलो एक एलिप्स मैं अलग से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। सो सी दिस इज एन एलिप्स। अगर मैं कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ करूँ या फिर एक लाइन ड्रॉ करूँ जो इस टेंजेंट को, देखो अब दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ और यहाँ। अगर मैं इसी लाइन को देखो इस प्रकार से मूव करूं, जैसे ये लाइन है ना, अगर इस लाइन को मैं जैसे आगे की तरफ मूव कर दिया तो ये जो देखो पहले जो डिस्टेंस था यहाँ यहाँ पर और यहाँ पर, वो क्या था, वो धीरे धीरे अब कम होता जाएगा। जैसे जैसे इस लाइन को मैं इस तरफ मूव करता जाऊंगा ना, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के करीब आता जाएगा। वो कैसे देखो, अब देखो इस पॉइंट पे जो ये लाइन है यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं चलो दूसरे कलर से आपको डिनोट करके बताता हूँ। यस, एनी डाउट? कोमा एक्स। सुहानी, आपको कुछ पूछना है? ओके, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम इस लाइन को मूव करते जाएंगे। देखो अब क्या है कि ये डिस्टेंस और कम हो गया। अब ये पॉइंट यहाँ है और यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो इसी प्रकार से अब इस लाइन को हम और आगे मूव करेंगे तो एक जगह ऐसा आएगा कि ये लाइन इस एलिप्स को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रहा होगा। तो इस प्रकार से जो लाइन होते हैं ना कि एलिप्स को केवल एक पॉइंट पर टच करे, इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। तो उसी का यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा गया है, a straight line which intersect the curve ellipse in two coincident point। टू कोइंसिडेंट पॉइंट का क्या मतलब होता है कि देखो इनिशियली ये दो अलग डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, जब यहाँ था, जब यहाँ आया तो भी दो अलग अलग पॉइंट पे था। अब क्या हुआ कि फाइनली ये जो पॉइंट है वो दोनों एक ही जगह पे ओवरलैप कर गया, मतलब दोनों पॉइंट एक जगह पे, मींस कोइंसिडेंट मतलब एट द सेम पॉइंट। और या इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एनी लाइन which intersect the ellipse at only one given point and that line is called the tangent to the ellipse। so इसलिए इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। वही देखो यहाँ पर ड्रॉ किया गया ना। अब हम यहाँ पे आते हैं जो आपके बुक में फिगर दिया गया है। सो दिस इज एन एलिप्स। अब देखो ये एक लाइन है जो इस पॉइंट पर इस एलिप्स से इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट को नाम हमने दिया है Px1। सो किसी भी पॉइंट को हम इन दो कोऑर्डिनेट में डिनोट करते हैं, दैट इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। सो सपोज हम मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पर ये इस एलिप्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट इज पॉइंट x1 एंड y1। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो लाइन है जो इस एलिप्स का टेंजेंट है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है कि एनी लाइन व्हिच इज टेंजेंट टू एन एलिप्स, व्हाट हाउ कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो चलो हम समझते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो हमें पता है कि जो एलिप्स के इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स एंड एट अ पॉइंट पी x1 y1 दिस पॉइंट। सो ये जो लाइन है इस एलिप्स को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड वी विल आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो जब डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे तो उसमें हमें किसी भी लाइन का अगर हम हमें स्लोप निकालना है तो उस लाइन के इक्वेशन का अगर हम डेरिवेशन ले लें तो वो हमें स्लोप देता है। तो अब जैसे देखो यहाँ पर क्या है ना, सिंस दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द एलिप्स, तो ये जो पॉइंट है इसका इक्वेशन वो भी होगा जो इस इक्वेशन का एलिप्स है। तो अगर हम इस इक्वेशन के एलिप्स का डेरिवेटिव ले लें तो इस पॉइंट पर इस लाइन का हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। और किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप मिल गया तो हम उससे उस स्लोप को यूज करते हुए
उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. So the equation of the ellipse is x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. So what we will do? We will differentiate with respect to x. इस इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. दैट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy dx से, और इसको भी dy dx से डिफरेंशिएट करेंगे. ये क्या निकल के आएगा? देखो, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. अब हम इसको डिफरेंशिएशन लें तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है. और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x. तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y dy बाय dx इक्वल्स टू 0. तो ये फाइनली हमें क्या निकल के आए? 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को यूज करते हुए dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे. तो dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, और तो ये हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x अपॉन ए स्क्वायर. फिर हम इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो इस सेम नंबर से हम डिवाइड कर देंगे इधर. सो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x अपॉन ए स्क्वायर. ये इधर आके रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट विल बी बी स्क्वायर अपॉन 2y. और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमें फाइनली निकल के आएगा वो ये आएगा. दैट इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई. देखो, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखे, यहाँ जो मैंने आपके इक्वेशन लिखा है, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सो ये क्या बच जाएगा? एक्स अपॉन वाई. यही पे यही चीजें यहाँ पर लिखी गई है. ये मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करके बताया, और यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका जो फाइनल फॉर्म है वही आएगा. दैट इज dy बाई dx अपॉन माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई. सो ये हमें dy बाई dx मिल गया. मतलब क्या मिल गया? दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन. जो किसी भी लाइन के इक्वेशन का अगर डेरिवेटिव हम लेते हैं एट गिवन पॉइंट, तो हम, हाँ, अब ये जनरल स्लोप मिला, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट x1 y1. तो हमें स्लोप क्या मिला था? माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई. अब हमें क्या है? x और y को हम x1 y1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें जो स्लोप मिल जाएगा एट पॉइंट x1 y1 वो क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1 अपॉन y1. सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1. नाउ अगर हमें स्लोप पता है, सपोज m इज द स्लोप, m इज स्लोप एट एनी गिवन पॉइंट, देन हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है लाइन, कि किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप पता है तो, और एट ए गिवन पॉइंट हम उस लाइन का इक्वेशन इस प्रकार से लिखते हैं. तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो इसको हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म. मींस हमें एक पॉइंट पे स्लोप दिया गया है और एक पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो हम इक्वेशन उस लाइन का कैसे लिखेंगे? तो वो इस प्रकार से आएगी y माइनस वाई वन इंटू एम, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? m में स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स वन अपॉन वाई वन. तो उसी को हम यहाँ लिख देंगे, दैट इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स वन वाई वन एक्स इंटू एक्स माइनस वन. इसको हम अब आगे सॉल्व करेंगे. चलो इसको मैं डिटेल में सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ.
तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आया फाइनली, दैट इज y minus y1 which is equals to minus of b square upon a square x1 y1 into x minus x1। हमें अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से हमें x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है, तभी हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर इंटू वाई वन, इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से डिनोमिनेटर से हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर वाई वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वन स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सिंपली हम क्या करेंगे कि इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट विल बी ए स्क्वायर वाई वन इंटू वाई माइनस ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर। इधर भी वही करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। सो माइनस बी वन स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स माइनस बी वन स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। देखो वही चीज यहाँ पे लिखी गई, ये सेकेंड लाइन है दिस वन, ए इंटू वाई वन ए स्क्वायर वाई वन वाई माइनस ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स प्लस, सॉरी ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। ये बी वन नहीं है, बी है, हर जगह मैंने यहाँ पे बी वन लिख दिया है, दिस इज ओनली बी। अब अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ लेके चले जाएंगे और एक्स वन स्क्वायर और वाई वन स्क्वायर को एक तरफ लेके चले जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई वन इंटू वाई, अब ये देखो माइनस बी वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स है ना, इसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये देखो बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने देते हैं, बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे अगेन प्लस हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर। तो फाइनली जब हम इसको ब्रैकेट ओपन किए, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये टर्म मिल के आया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब पूरे थ्रू आउट द इक्वेशन को हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो फिर देखो हमें क्या करना है ना, इस इक्वेशन को इस प्रकार से सॉल्व करना है, इसको एक हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ पाए। So now what we will do, we will divide this equation, suppose let dividing by a square into b square। तो इस ये है ना a स्क्वायर वाई वन इंटू वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वन एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो हर जगह जहां पे जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से हम ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसमें बी स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसमें अगेन बी स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इसमें ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या मिला, नाउ वी हैव वाई वन इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स वन इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर which is equals to, this is x1, which is equals to x1 square upon a square plus y1 square
अपॉन बी स्क्वायर। तो जब हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसको डिवाइड किए तो हमें ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। वो कैसे आया? सिंपली जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन था हमने उसको रिमूव कर दिया। अब देखो हमें एक चीज ये पता है, नाउ दिस पॉइंट पी एक्स वन वाई वन इट लाइज ऑन द एलिप्स, और एलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? दैट इज एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमें देखो इसकी वैल्यू अब हमें पता है कि सपोज ये पॉइंट, हमें पता है कि जो ये पॉइंट एक्स वन वाई वन है इस एलिप्स पे लाई करता है। तो और एलिप्स का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसमें हम एक्स और वाई की जगह पे एक्स वन वाई वन पुट करेंगे, हमें ये इक्वेशन मिलेगा। और इस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे 1 हमें पता है। हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को 1 से इक्वेट कर देंगे। तो इसके बाद हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, तो अब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू वाई वाई वन वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको हम अगर अरेंज करके लिख लेते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू मतलब फॉर्म में लिखते हैं और वाई के लिखते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वन इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वन वाई वन। ये जो हमें फाइनल फॉर्म मिला ना, so this is the final form. This is equation of tangent at point x1 y1। so ये आपको समझ में आ गया कि किसी भी एलिप्स के लिए हम जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं एट एनी गिवन पॉइंट दैट इज x1 y1, उसका जो फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है दैट इज x1 इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1। नाउ हम इसी इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे कि किसी भी एलिप्स के इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जब हमें x1 और y1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोई एक पैरामीटर दिया जाए। जैसे यहाँ पे आपका पैरामीटर दिया गया दैट इज थीटा 1। so now we will write this equation in the form of in the parametric form that is theta 1। so now theta 1 is the parameter of the point P such that x1 is equals to a cos theta 1 and y1 equals to b sin theta 1। तो x1 और y1 की वैल्यू हमें पता है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो हमें फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन मिला है दैट इज दिस वन, इक्वेशन 1, इसमें x1 की जगह पे पैरामेट्रिक फॉर्म लिख देंगे और y1 की जगह पैरामेट्रिक फॉर्म लिख देंगे। सो दैट इज x इंटू ए कॉस थीटा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू बी साइन थीटा ए साइन थीटा 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a से ये a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड b से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी विल गेट इन द पैरामेट्रिक फॉर्म दैट इज x into cos theta 1 upon a plus y into y sin theta 1 upon b equals to 1। So this is also a equation of the tangent in the parametric form where the p theta 1 is the parameter of the equation। So ये था हमारा पहला कंडीशन कि किसी भी एलिप्स में एट ए गिवन पॉइंट हम टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। नाउ वी विल डिस्कस दिस सेकंड कंसेप्ट हियर कि अगर कोई एक लाइन हमें दिया गया है, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट लाइन टू बी अ टेंजेंट टू अ एलिप्स। चलो इसको मैं डिलीट करता हूं पहले। yes, so now we will study the condition of tangency, means if we are given any line which condition it should satisfy so that that line will become the tangent to a ellipse। so now अगर हम किसी भी लाइन को हम एक इस प्रकार से लिखते हैं, so y is equals to
mx plus c. So this is the equation of line where m is the slope of that line. So now what is the condition of this line? इस लाइन में हमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि दिस लाइन विल बिकम अ टेंजेंट टू अ एलिप्स हुज इक्वेशन इज गिवन बाय x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. तो अब देखो हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन के इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लेंगे. सो हम इसको अगर हम इक्वल्स टू किधर लेके आए तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं mx, अगर y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, mx माइनस वाई प्लस c is equals to 0. So this is our first equation, that is equation of the line. Now what is the equation of the ellipse we have been given? So ellipse का जो इक्वेशन है, चलो हम डायरेक्ट बुक से ही पढ़ते हैं. So equation of the tangent at point x1 y1 to the ellipse. So this is the equation of the ellipse, that is x square upon a square y square upon b square equals to 1. और अभी जस्ट जो हम लास्ट कंसेप्ट पढ़े हैं कि at any given point p x1 y1, what is the equation of the tangent? That is x into x1 upon a square plus y into y1 upon b square equals to 1. So this is the equation of tangent. At point p x1 y1. तो अब हमें ये पता है, चलो इसको यहां मैं अलग लिखता हूं. तो ये चीज तो हम अभी प्रीवियसली कंसेप्ट में डिस्कस किए हैं कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं. तो इफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन 1, जो हमें पहले ये मिला था ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. इसी को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे mx माइनस y प्लस c इज इक्वल्स टू 0. सो इफ दिस लाइन, दिस इज द इक्वेशन 1, if the line given by equation 1 is a tangent to the ellipse at point x1 y1, so comparing the coefficients of the like term of the equation. अब देखो ये x1 y1 पे इसका ये होगा जी, this is the equation. I want to say that suppose this is an ellipse and this is a point p x1 y1. तो यहां से हमें अगर इस लाइन का केवल इक्वेशन देखें, सो दैट इज mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. और इस पॉइंट पर सपोज ये लाइन जो है वो इस इलिप्स पे भी है, तो इस पॉइंट पे इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब देखो ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम लाइन का है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट क्या है m, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. उसी प्रकार से यहाँ पे ये माइनस वाई होगा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -1, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है y1 अपॉन b स्क्वायर, और यहाँ पे c और c इज इक्वल टू -1. तो इसके जो रेशियो होंगे, मतलब क्या ये सेम लाइन का इक्वेशन है ना, हम इसके रेशियो को हम इक्वल कर सकते हैं. तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म इन द इक्वेशन 1 एंड 2 मींस इन दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अब इस दोनों इक्वेशन में अगर हम इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो x1 अपॉन ए स्क्वायर मींस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है x1 अपॉन ए स्क्वायर, और इस इक्वेशन में जो ऊपर मैंने आपको इक्वेशन लिखा है लाइन के इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है m है, तो x1 अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय m शुड बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y क्या है y1 अपॉन b स्क्वायर, y अपॉन b स्क्वायर, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y क्या है दैट इज 1. तो ये दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ c क्या है 1, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ c है और इसमें कांस्टेंट ऑफ -1 है, so that will be equals to -1 upon c. Now अब हम इससे क्या करेंगे, ये हमें कंडीशन मिल गया, अब हम इसको यूज करके
हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सी सो दैट लाइन बिकम्स द टेंजेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहला ये है ना x1 अपन ए स्क्वायर अपन बी, इसको हम -1 अपन सी से, ये इसको इक्वल है तो हम इसको ऐसे इक्वेट कर देंगे, दैट इज x1 अपन ए स्क्वायर अपन एम विल बी इक्वल्स टू -1 अपन सी। सिमिलरली y1 अपन बी स्क्वायर अपन -1 विल बी इक्वल्स टू -1 अपन सी। देखो यहाँ पे ये -1 होगा, क्यों? ये जो y1 का y का कोफिशिएंट है ना, दिस इज -1, दिस वन, सो यहाँ ये -1 होगा। नाउ वी विल सॉल्व दिस, दैट इज x1 अपन ए स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर एम, क्योंकि ये ए स्क्वायर और ये जब 1 अपॉन एम लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन सी। तो यहां से हम x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों? हमारा पर्पस यही है कि x1 और y1 की वैल्यू निकालना है। तो x1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम अपॉन सी। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x1। सिमिलरली हम जब इस दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी, so we will get y1 is equals to b square upon c. So we have got the value of x1 and y1. अब देखो, अब हमें क्या करना है कि दिस पॉइंट p जो है ना, ये x1 y1 मैंने आपको बताया था ना कि दिस पॉइंट लाइज यहाँ पे, ये देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इस एलिप्स पे भी लाई कर रहा है। तो अगर कोई भी पॉइंट एलिप्स पे है तो वो एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये जो x1 और y1 की वैल्यू जो मिली है, हम इस एलिप्स के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे x1 की वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह पे y1 की वैल्यू पुट करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, x की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम अपॉन सी स्क्वायर, तो ये यहाँ आ जाएगा। एंड y1 की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर अपॉन सी, उसका होल स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हम इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। देखो इस इक्वेशन को अगर हम डिटेल में हम सॉल्व करके देखें, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, तो जब हम इसके स्क्वायर टर्म को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर का हो जाएगा a⁴ और m हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली b⁴ अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट सी स्क्वायर लिखा हुआ क्यों, मैं बताता हूँ। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, a⁴ m स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस b⁴ अपॉन सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ देखो, ये ए स्क्वायर से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली ए स्क्वायर बचेगा। उसी प्रकार से ये बी स्क्वायर से ये 4 कैंसिल आउट, ओनली 2 बचेगा। तो ये फाइनली क्या निकल के आएगा, दैट इज ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन हमें निकल के आया। अब हम इसको ऐसा करें कि थ्रू आउट द इक्वेशन में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, और हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इस लाइन में हमें अगर c की वैल्यू की कोई कंडीशन मिल जाए तब हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन विल बी टेंजेंट टू द इक्वेशन। और हमें c की वैल्यू यहां से मिल रही है इस इक्वेशन से कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम सी स्क्वायर की वैल्यू ये है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द कंडीशन फॉर एनी लाइन वेयर इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सो इस लाइन का कोई एक एलिप्स है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर is equals to 1. So this line will be the tangent to this equation only if the value of c is equals to plus minus a square m square plus b square. जब ये c इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तब वो लाइन इस एलिप्स का टेंजेंट बन जाएगा। सो दिस इज द
condition for the tangency of a line to become tangent to an ellipse whose equation is x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. So this was the second concept of ours to discuss. Now अगर एक line suppose equation of the tangent to the ellipse in terms of slope, so in terms of slope अगर हम लिखें, so this is equation. In terms of slope हम इस प्रकार से लिखते हैं ना, y is equals to mx plus c. तो mx और c की वैल्यू हमें मालूम है, that is this one. So this will be the tangent to the ellipse. और जिस पॉइंट पे उस एलिप्स को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट विल बी माइनस a स्क्वायर इंटू m अपॉन c एंड y कोऑर्डिनेट विल बी b स्क्वायर अपॉन c. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना. So suppose this is ellipse and this line is intersecting at this point. So what will be the coordinate of this point? That is x1 और y1 की वैल्यू क्या क्या होगी यहाँ पे. तो हम अभी x1 की y1 की वैल्यू निकाले थे ना. That is x1 is equals to minus of a square into m divided by c and y1 is equals to b square upon c. So this is the coordinate of the point where the tangent is intersecting to the ellipse. So this is the equation of the tangent and this is the coordinate of the tangent where line and the ellipse are meeting. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि thus this line is a tangent to the ellipse if this condition is satisfied, that is c is equals to plus minus a square m square plus b square. ये प्लस माइनस इसलिए है कि किसी भी एक गिवन पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो प्लस के लिए एक टेंजेंट होगा, माइनस के लिए एक टेंजेंट होगा. और व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो ये था हमारा सेकंड कांसेप्ट फॉर द टेंजेंट टू एन एलिप्स. नाउ वी विल रीड द थर्ड कांसेप्ट, दैट इज टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट. So suppose we are given any ellipse. So this is an ellipse. Now if I ask you, this is a point here. So किसी भी एक given point से हमें एक ellipse पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक given point से हम एक ellipse पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. So this is one tangent and from the same line, same point we can draw another tangent. यहाँ पर हमें दो लाइन मिल गए जो कि केवल इक्वेशन के एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे. सो दिस इज टेंजेंट. सपोज दिस इज आल्सो टेंजेंट एंड दिस इज आल्सो अ टेंजेंट. सो फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट एक एलिप्स पे हम टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. तो वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि two tangents can be drawn to the ellipse from any given point outside the ellipse. हाँ, बस हमें एक कंडीशन को देखना है कि that point should be outside the ellipse. Not अगर suppose there is a point here P, so इस point से हम इस इक्वेशन पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते. So to draw a tangent on the ellipse, this condition must satisfy that that point is outside the tangent. Now, so let point x1 y1. So this is a point P whose coordinate is x1 y1. Is any point in a plane? That point should also be in the same plane. Means suppose this is a plane. So if the tangent is in this plane, point should also be in this plane only. So any point x1 y1 be any point in the plane of the ellipse. So equation of tangent with slope m to the ellipse हम अभी just find out किए last concept में. If we are given the slope of, then we can find out the equation of tangent, that is y is equals to mx plus c, where the value of c is a square m square plus b square. अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना ये प्लस और माइनस का क्या मतलब है. तो अगर हम इस प्लस माइनस को यूज करें तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलेगा. पहला इक्वेशन मिलेगा y is equals to mx plus अंडर रूट a square into m square plus b square. अंडर रूट. एंड द सेकेंड इक्वेशन जो हमें मिलेगा y is equals to mx minus अंडर रूट a square m square minus b square. हमें ये दो इक्वेशन मिला है ना. तो ये दो इक्वेशन ये दोनों डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ये सपोज दिस इज y1 एंड दिस इज y2. सो
इट मे हैपन कि y1 इज दिस लाइन एंड y2 इज दिस लाइन। तो ये प्लस माइनस की ये वैल्यू है। फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट एंड सो दैट वी हैव हियर two equation of the line. So this one y1 is the equation of this line and y2 is the equation of this line. Means it can be changed. अब मैं एक hypothetically example के आपको बता रहा हूँ. Now this passes through x1 y1. अब देखो ये है ना equation of the tangent है और हमें ये पता है कि this tangent is passing through this point x1 y1. So what will be the equation of this line? That is y को हम replace कर देंगे this point y1 से. So y1 equals to mx1 plus under root a square into m square plus b and therefore y1 minus mx1. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा। इसको अगर हम राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो y1 minus x1 is equals to plus minus under root a square into m square plus b square। और आगे हम इसको अब क्या करेंगे कि इसको फाइनली इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते चले तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगा। क्यों? देखो और जैसे ये है ना y1 minus mx1 equals to so this is the equation we have got। इसको आगे हमें सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा, पहले हमें यहां से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे। दैट इज y1 minus mx1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब स्क्वायर लेने पे ये प्लस माइनस सिंबल हट जाएगा। क्यों? कि किसी भी चाहे वो पॉजिटिव सिंबल हो चाहे नेगेटिव हो, अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। सो दैट विल बी a स्क्वायर अपॉन इंटू m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे तो इस इक्वेशन को जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे ओपन करके तो हमें ये फॉर्म मिलेगा। दैट इज x1 माइनस a स्क्वायर इंटू होल m स्क्वायर माइनस 2x1 y1 m प्लस y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो यहाँ पे देखो m स्क्वायर टर्म है, m का लीनियर टर्म है और ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, मतलब उसके दो सॉल्यूशंस होंगे। m1 और m2 की दो अलग अलग वैल्यूज मिलेगी और हमें जैसे ही दो अलग अलग स्लोप मिलेंगे इट मींस कि दोज टू आर द स्लोप्स ऑफ टू डिफरेंट टेंजेंट। सो व्हिच आर द स्लोप्स ऑफ टू टेंजेंट। हमें यहाँ पे m1 और m2 की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टू टेंजेंट। तो ये आपका काम है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको और इस इक्वेशन से m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। दैट विल बी दिस वन। और यहाँ पे देखो अब आपको ना एक चीज बताई गई है कि m1 और ऐसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जैसे है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से हम द सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे ये आपका होमवर्क है, यू विल सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू विल फाइंड आउट द सम ऑफ द रूट्स और वो आपको इसके बराबर आना चाहिए। अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने किन किन बच्चों ने सॉल्व किया है और मैं आपको खुद भी सॉल्व करके बताऊंगा कि इसको कैसे निकालना है। बट आप लोग एक ट्राई करेंगे इस इक्वेशन को सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने के लिए। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज दिस वन एंड सम ऑफ द रूट इज दिस वन। तो ये था हमारा तीन कंसेप्ट, दैट इज टेंजेंट टू द एलिप्स। नाउ तो अभी मुझे ये बताइए कि टेंजेंट के हमने जितने कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं आप सभी लोगों को समझ में आया? जस्ट रेज योर हैंड। गुड, वेरी गुड। ऐसा कोई बच्चा है जिसको कुछ डाउट है? ओके, नाउ वो बच्चे हैंड रेज करें जिनको इनमें से कुछ पूछना, मतलब इन तीनों कंसेप्ट में से कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आया। नो वन? ओके, रमीला वाले भी आपको कुछ पूछना है? नहीं सर।
ओके 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 ओके। तो अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। आज के क्लास का लास्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे और उसका कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो नाउ लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। नाउ देखो, अब हम ये चीज देख लिए कि किसी भी एलिप्स का दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो हमें अब एक ऐसा कंडीशन फाइंड आउट करना है जहां पे दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये जो एक टेंजेंट है ना, दिस इज एन एलिप्स, ये एक एलिप्स है, इसके दो टेंजेंट है, वो कौन कौन से हैं देखो, दिस इज वन टेंजेंट एंड दिस इज अनदर टेंजेंट। इस एलिप्स का ये दो टेंजेंट है। तो ये दोनों टेंजेंट देखो आपस में परपेंडिकुलर, मतलब इस दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। वो कब होगा? अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि कभी भी जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू -1 होगा, तभी दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है? y1 स्क्वायर माइनस, ये आपको निकालना है, ये मैंने आपको सॉल्व करके आज बताया नहीं है। आपका ये काम है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो and you have been given this quadratic equation. This is a quadratic equation. You have to solve this quadratic equation और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको निकालना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सपोज दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? दैट इज सी अपॉन ए, कैपिटल सी अपॉन ए। तो यहाँ पे कैपिटल सी की वैल्यू क्या है? y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है? x1 माइनस ए स्क्वायर। देखो वही यहाँ पर दिया गया है, सी अपॉन ए। और सम ऑफ द रूट, आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, सो व्हाट आर दिस वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रूट? ये मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज करके बता रहा हूं, अदरवाइज आपको निकालना कैसे है, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, m1 और m2 की वैल्यू निकाल, m की वैल्यू यहां से निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट की रूट निकालेंगे। m की दो वैल्यू जाएंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, m की दो वैल्यू जाएगी, वो आप सॉल्व करेंगे। लेकिन सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। और इस, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम इससे कंपेयर करें, तो यहाँ पे b की वैल्यू भी क्या है? -2x1y1। सो दैट वाई सम ऑफ द रूट इज माइनस ऑफ -2x1y1, और अपन a की वैल्यू यहाँ पे जो कैपिटल A है वो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म क्या है? x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार से हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये है। और किसी भी एलिप्स में टेंजेंट का परपेंडिकुलर होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट शुड बी इक्वल्स टू -1। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट को -1 से इक्वेट कर देंगे। सो दिस इज द कंडीशन, इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड देन दिस एलिप्स हैज अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो ये इस प्रकार से निकल के आएगा, ये x1 माइनस बी अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा? y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज -1। सो वी विल गेट, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हम सिंपली क्या करेंगे? x1 y1 को एक तरफ लिखेंगे और a और b को एक तरफ लिखेंगे। सो वी हैव y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? x1 को इस साइड लेके आएंगे, तो y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये मिल गया हमें। अब देखो एक चीज आप लोग इस कोनिक सेक्शन से, जो आपसे पहले चैप्टर था, दैट वाज ए चैप्टर ऑफ सर्कल, इस इक्वेशन को देखकर हम कह सकते हैं कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड सर्कल। सर्कल का इक्वेशन इस प्रकार से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, तो हम ये कह सकते हैं
कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर द अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और इस ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, इसको हम कहते हैं डायरेक्टेड सर्कल। मतलब एक ऐसा सर्कल जो कि टेंजेंट, जहां पे जिस दो टेंजेंट जो इंटरसेक्ट करे और वो आपस में परपेंडिकुलर हो, और उस पॉइंट के लोकस से जो सर्कल बने, या फिर एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो, तो हम उसको कहते हैं डायरेक्टेड सर्कल टू द एलिप्स। और हम इससे पहले एक कंसेप्ट पढ़े थे, ऑक्सिलरी सर्कल। तो आप लोगों में से किन्हीं बच्चों को याद है कि ऑक्सिलरी सर्कल किसको कहते हैं? जस्ट वेट, मैं शेयर करूं दोबारा। यस, आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा ऑक्सिलरी सर्कल किसको कहते हैं? हम जब इक्वेशन पढ़ रहे थे, एलिप्स जब पढ़ रहे थे, तो एलिप्स पढ़ते हुए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। देखो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है मैं बताता हूँ, और फिर डायरेक्टेड सर्कल क्या होता है, वो दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो देखो, अब यहां पर ना, ये दिस इज एन एलिप्स, ये एक एलिप्स है। इससे हमें एक सर्कल मिल रहा है, दिस सर्कल। इस सर्कल का जो डायमीटर है वो एलिप्स के मेजर एक्सिस के बराबर है। तो मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a। तो यहां से यहां तक हम कहेंगे कि इसका जो रेडियस होगा, सो रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल इज इक्वल्स टू a। और रेडियस ऑफ, अब ये देखिए, ये जो ये है ना, ये डायरेक्टेड सर्कल है। रेडियस ऑफ डायरेक्टेड सर्कल क्या होगा? रेडियस ऑफ डायरेक्टेड सर्कल, अभी हम जस्ट जब पढ़ रहे थे डायरेक्टेड सर्कल, तो रेडियस क्या है? ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो रेडियस ऑफ डायरेक्टेड सर्कल इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सपोज एक एलिप्स है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस ए के बराबर हो, ये होगा ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ दिस एलिप्स। एंड एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो, दैट विल बी द डायरेक्टेड सर्कल ऑफ दिस एलिप्स। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ एलिप्स। तो यहां आज हम वेट वेट वेट, मैं फिर से शेयर करूं। यस, तो अभी जब मैं रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल और डायरेक्टेड सर्कल बता रहा था, तो आप लोग मेरे बोर्ड को देख पा रहे थे क्या? जस्ट रेज योर हैंड। ऑक्सिलरी सर्कल और डायरेक्टेड सर्कल आपको समझ में आ गया था ना? हाँ। तो जब भी रेडियस ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल इज इक्वल्स टू ए, एनी सर्कल इज ए, देन दैट सर्कल इज ऑक्सिलरी सर्कल। And if the radius of the circle is equals to under root a square plus b square, that is directed circle. तो हम एलिप्स के सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब आपका काम है कि अगली क्लास में आने से पहले जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं और अगला एक्सरसाइज 7.2, आप उस एग्जांपल को, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम फिर इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है, दैट इज हाइपरबोला, हम वो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है? सो थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब आपका अगला क्लास भी है 8:30 से, सो जस्ट वेट फॉर दैट। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।
Bye, sir. Bye, sir. Bye. Sir. Okay, okay. Good night.
गुड इवनिंग बच्चों। आज गुड आपकी इवनिंग। बायोलॉजी की क्लास थी, तो वो ना बायोलॉजी की क्लास आज आपकी नहीं लग पाई। मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ। आप मुझे बताना अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट, टॉपिक से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है बायोलॉजी में, तो वो आप मुझे बच्चों कुछ आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपका कोई टॉपिक ऐसा हो जो कि आपको समझ नहीं आया हो, तो आपको मैं शेयर कर सकती हूँ। आप बता सकते हैं कौन सा टॉपिक शेयर करूँ मैं? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो बायोलॉजी का कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो, जो शेयर करने के लिए? एनिमल किंगडम है, लिविंग लिविंग वर्ल्ड, ये टॉपिक्स दिख रहा है ना आपको? इसमें से आप क्या चाहते हैं, क्या शेयर करूँ मैं? प्लांट प्लांट किंगडम पार्ट 2 शेयर करूँ? Yes, ma'am. हाँ, अभी शेयर करती हूँ मैं। टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, पहले मैं आपको टॉपिक का जो नाम है वो क्लियर कर देती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और आज की क्लास में हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो है हम पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम में हमने जिम्नोस्पर्म्स तक जो है कंप्लीट किया था। ठीक है, प्लांट किंगडम में हमने जिम्नोस्पर्म्स तक कंप्लीट किया था। तो हम आज की क्लास में जिम्नोस्पर्म से आगे पढ़ने वाले हैं। राइट, तो आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एंजियोस्पर्म्स जो है हमारे पास क्या थे, आपको पता है कि ये है हमारे पास जो एंजियोस्पर्म्स थे, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये थे हमारे पास फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये क्या है, ये हैं आपके पास फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट। सो इनके बारे में स्पेशल बात क्या है कि इन दीज प्लांट्स जो सीड्स हैं वो नेक्ड नहीं होते हैं। इन प्लांट्स में जो सीड है वो नेक्ड नहीं होते हैं, बल्कि वो जो है वो एनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट के अंदर।
ठीक है। सीड्स यहाँ पे नेकेड नहीं होते हैं, बल्कि वो एनक्लोज्ड होते हैं विद इन द फ्रूट। मतलब आप बोल सकते हो कि ओवरी के अंदर जो फ्रूट्स हैं वो आपके एनक्लोज्ड हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जितने भी हमने लाइक एनिमल किंगडम में पढ़े थे, चाहे हमने एल्गी पढ़ा, चाहे हमने जो है ब्रायोफाइट्स पढ़ा, ठीक है, चाहे हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ा, तो उन सब में से अगर हम देखें तो हाईली सबसे ज्यादा जो इवॉल्व प्लांट्स थे वो हमारे पास कौन है, वो है आपके एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, यहाँ पे एंजियोस का मतलब होता है एनक्लोज्ड, ठीक है, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड्स होता है, राइट। एंजियोस्पर्म्स जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। इसमें ना आपके पास दो तरीके की स्टेजेस आती हैं, ठीक है, दो तरीके की स्टेजेस। मतलब वैसे हम अगर हम जनरली देखें तो हम जो है वो क्या क्या पढ़ते हैं, मैं एक बार आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनवा देती हूँ कि आपका स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होती है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आपके पास टर्म्स आगे आएंगी, ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब होता है। तो एक बार मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगी, तो ये आप लोगों को मेरे साथ साथ बनाने हैं, ठीक है। अगर हम पढ़े यहाँ पे जनरल प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में, तो जो जनरल प्लांट लाइफ साइकिल है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, प्लांट्स जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट दे अल्टरनेट, कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो अल्टरनेट करते हैं किसके बीच में, बिटवीन हैप्लॉइड, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है ना, एक इसमें आती है आपके पास गैमेटोफिटिक स्टेज, तो बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स को, तो these do what, they alternate between a haploid gametophyte, ठीक है, गैमेटोफाइट जो है वो क्या प्रोड्यूस द गैमेट्स, है ना, ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, एंड it diploid स्पोरोफाइट, है ना। स्पोरोफाइट की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पोरोफाइट क्या करता है, ये प्रोड्यूस करेगा हमारे क्या, स्पोर्स को, सो प्रोड्यूस द स्पोर्स, प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहली स्टेज की, मेरे पास क्या थी, जो मेरे पास थी स्पोरोफाइट स्टेज। स्पोरोफाइट स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टेज होती है ना, ध्यान रखिएगा, ये होती है डिप्लॉयड, मतलब ये होती है 2n स्टेज होती है ये आपके पास। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, मैंने आपको क्या बताया अभी कि ये जो है क्या करेगी, इस स्टेज में क्या होगा, प्रोड्यूस द स्पोर्स, जबकि गैमेटोफाइट वाली स्टेज है ना, यहाँ पे क्या होंगे आपके पास, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूसेस गैमेट्स। तो ये दो चीजों का हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि दो तरीके से हमारे पास क्या क्या स्टेजेस, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। एक आपको बताया प्रोड्यूस द गैमेट्स, ठीक है, एक आपको बताया प्रोड्यूस द स्पोर्स। आपके पास स्पोरोफिटिक स्टेज हमने पढ़ा गैमेटोफिटिक स्टेज, है ना, ये इट प्रोड्यूसेस द गैमेट्स। ये वाली होती है मेरे पास क्या, ये वाली मेरी होती है गैमेटोफाइट वाली, क्या होती है हमारे पास, हैप्लॉइड यानी कि N। ठीक है, राइट, तो ये हमें अच्छे से यहाँ पे दे अल्टरनेट बिटवीन है, ये हमें अच्छे से जो है यहाँ पे पढ़ना है। मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो आगे जब आप पढ़ोगे तो आपके सामने जो है ये टर्म्स आएंगी, ठीक है, ये टर्म्स आपके सामने आएंगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक बार मैं इसको फिर से अच्छे से रिपीट कर देती हूँ। अगर हम जनरल प्लांट लाइफ साइकिल में देखें, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, प्लांट्स की अगर हम बात करें, सो दे अल्टरनेट बिटवीन ए
हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक स्टेज में अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे कि गैमेटोफाइट जो है वो क्या करता है, गैमेट्स को प्रोड्यूस, जबकि दूसरी हमारे पास क्या आती है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वाली स्टेज आती है। दूसरी हमारे पास क्या आती है, स्पोरोफाइट वाली स्टेज आती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आप ठीक है, तो याद रखना कि एंजियोस्पर्म्स में भी ऐसी होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब इसमें जो स्पोरोफाइट वाली स्टेज होती है वो डिप्लॉयड है। ठीक है, और साथ में ये आपकी डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। डिप्लॉयड आपको जैसे पहले बताया डोमिनेंट होती है, वही बात आ जाएगी। ठीक है, दूसरा ये डोमिनेंट है। ठीक है, ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है। और ये इंडिपेंडेंट वाली जो स्टेज है ना, जो आपकी, क्योंकि अब आप देखिए जब ऑटोट्रॉफिक है तो मतलब ये इंडिपेंडेंट वाली स्टेज आने वाली है। ठीक है, जबकि हम गैमेटोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट में हम बात करते हैं चाहे आपका मेल या फिर फीमेल, है ना, मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट की बात अगर मैं करूं बेसिकली, है ना। आपको पहले पढ़ाया कि ये हैप्लॉइड है। अच्छा, स्पोरोफाइट जो स्पोरोफिटिक वाली जो स्टेज थी वो हमारे पास जो है वो ऑटोट्रॉफिक थी। तो यानी कि ये वाली स्टेज क्या आ जाएगी फिर मेरी, पैरासिटिक आ जाएगी। ठीक है, ये पैरासिटिक आ जाएगी, ये डिपेंड करेगी दूसरे पे। ठीक है, तो ये होती है गैमेटोफाइट वाली स्टेज एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म जो है हमारे पास हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि एंजियोस्पर्म जो है वो दो प्रकार के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। एक स्पोर मेरे पास इसमें क्या होते हैं, एक स्पोर हमारे पास होते हैं माइक्रोस्पोर और दूसरे स्पोर क्या होते हैं हमारे मेगास्पोर। ठीक है, एक होते हैं आपके पास, एक हमारे पास क्या होता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को जो है वो पॉलेंस कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया जो स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर के अंदर क्या हमारे पास बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेगास्पोर की तो मेगास्पोर कहाँ बनेंगे, मेगास्पोर कहाँ बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया में। ठीक है, बस इतना हमें ध्यान में रखना है, राइट। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरोफिल्स या एंड्रोशियम की, ये होता है फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम की बात करें तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेगास्पोरोफिल्स और गाइनोशियम। ठीक है, ये जो गाइनोशियम है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो कोरोला है, ठीक है, जब भी हम हम किसी भी फ्लावर को देखते हैं उसमें जो कलर्ड वाला पोर्शन हम देखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरोला या पेटल्स, राइट। अगर मैं बात करूं, मैं फ्लावर के अंदर जो ग्रीन पोर्शन देखती हूँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इट इज इक्विवेलेंट टू द सेपल्स, इट इज इक्विवेलेंट टू द सेपल्स। तो ये हमें बात जो है वो याद रखनी है, दैट इट इज इक्विवेलेंट टू द सेपल्स। क्लियर। फिर आप आ जाइए आगे। अगर मैं वॉल्फिया की बात करूं, क्वेश्चन आता है आपसे, कई बार पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, वॉल्फिया। वॉल्फिया जो है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, ठीक है, जिसकी अगर हम बात करें साइज इतना छोटा होता है, 1 mm के लगभग इसका साइज होता है। जबकि मैं बात करूं यूकैलिप्टस की तो इसके बारे में स्पेशल बात क्या है कि इट कैन ग्रो बिटवीन द, इट कैन ग्रो टू ओवर 100 मीटर्स हाइट, है ना, 100 मीटर हाइट पर भी जो है ये ग्रो कर जाता है। मतलब इतना, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। वॉल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, यूकैलिप्टस जो है वो इसकी बहुत ज्यादा हाइट है, 100 मीटर हाई तक जो है वो हाइट तक जो है ये ग्रो कर जाता है, राइट। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ, हम पढ़ेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट्स के बीच में डिफरेंस। इसमें भी हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। एक्चुअली हम एंजियोस्पर्म्स को फिर दो उसमें डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में। एक उसमें होते हैं मेरे मोनोकॉट, एक होते हैं मेरे उसमें डाइकॉट, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स होते हैं मेनली। तो हम पढ़ेंगे मोनोकॉट्स वर्सेस डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स वर्सेस डाइकॉट्स, ठीक है। हाँ, इसको ना हम मेन बातें मैं आपको इसकी बता देती हूँ एक डिफरेंस फॉर्म में।
मोनोकॉट्स क्या होते हैं, जिनमें जो है वो सिंगल कॉटिलीडन, एक कॉटिलीडन होता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट्स बोलते हैं, ठीक है। और जिनमें दो कॉटिलीडन्स होते हैं, टू कॉटिलीडन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट्स बोलते हैं, ठीक है। डाइकॉट्स क्यों बोला, डाई मतलब टू, तो डाइकॉट्स के केस में कितने कॉटिलीडन होते हैं, दो कॉटिलीडन्स होते हैं, ठीक है। इनके केस में आपके दो कॉटिलीडन होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, these plants have two cotyledons in their embryo, they have a tap root system। इनमें जो रूट सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। और जो लीव्स हैं वो कौन सी विनेशन शो करती हैं, यहाँ पे लीव्स आपकी शो करती हैं रेटिकुलेट विनेशन। लीव्स यहाँ पे आपके पास क्या शो करती हैं, रेटिकुलेट विनेशन को शो करती हैं। रेटिकुलेट विनेशन का मतलब क्या होता है कि जब जो लीफ के अंदर जो लाइक वेन्स हैं, जब जो लीफ के अंदर जो वेन्स हैं वो एक आप समझ सकते हो कि एक लाइक नेट की तरह पैटर्न बना देती है, नेट लाइक पैटर्न, ठीक है, रेटिकुलेट विनेशन जो होती है। तो ये हमें मेन बातें याद रखनी है। और आपसे पूछा जाता है कि वस्कुलर बंडल्स डाइकॉट्स में कैसे होते हैं, तो डाइकॉट्स में वस्कुलर बंडल ओपन टाइप होते हैं, क्लोज टाइप नहीं होते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या कैम्बियम जो है यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या कैम्बियम पाया जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब प्लांट जो है वो लेंथ वाइज उसका मतलब लेंथ वाइज जब वो इंक्रीज हो रहा है ना, लेंथ वाइज, तो उसको प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है कि जब उसकी थिकनेस बढ़ रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम, जैसे ये मान लो जाइलम है, फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम जो है वो जब पाया जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, तो ये होता है डाइकॉट्स के केस में, ठीक है। और मतलब ऐसे ही वस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, ऐसे ही वस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो है डाइकॉट्स के केस में क्या हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो यस, ठीक है, यस, डाइकॉट्स के केस में जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, यस, डाइकॉट्स के केस में सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन। देन एग्जाम्पल्स जो है वो कई बार आ जाते हैं हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें डाइकॉट में, जैसे हम बात करें हेलियंथस एनस, ये इसका लैटिन नेम है, हेलियंथस एनस सनफ्लावर, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये क्या है, चाइना रोज है। तो मेरे पास क्या आ गया, एक तो मेरे पास आ गया यहाँ पे मेरा सनफ्लावर, दूसरा आ गया चाइना रोज, है ना, सनफ्लावर, हेलियंथस एनस सनफ्लावर एंड हिबिस्कस, दैट इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दैट इज चाइना रोज। ये इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं। कंज्वाइंट वस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, कंज्वाइंट, एक बार मैं ये टर्मिनोलॉजी का मीनिंग भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा है कि डाइकॉट्स के केस में होता है, ये आप साइड में नोट डाउन कर लेना इसको, यहाँ पे लिखा था कंज्वाइंट वस्कुलर बंडल। तो कंज्वाइंट वस्कुलर बंडल क्या होता है, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन द सेम बंडल। जब आपके जो जाइलम और फ्लोएम है, दोनों वस्कुलर टिश्यूज जब एक ही सेम ही बंडल में होंगे, ठीक है, तो ऐसे जो वस्कुलर बंडल है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉन्ज्वाइंट वस्कुलर बंडल। तो कंज्वाइंट वस्कुलर बंडल क्या होता है, व्हेन द जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन द सेम बंडल, नाम से ही पता लग रहा है, तभी इसका नाम क्या पड़ा, कंज्वाइंट, क्योंकि यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम है वो प्रेजेंट होते हैं सेम बंडल में, तो इसका नाम पड़ता है कंज्वाइंट वस्कुलर बंडल, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हम लोग किस पे आएंगे, कोलेट्रल वस्कुलर बंडल पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, दैट इज द कोलेट्रल वस्कुलर बंडल, ठीक है। कोलेट्रल वस्कुलर बंडल जो है वो क्या होता है, ये एक तरह का कोलेट्रल, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, कोलेट्रल वस्कुलर बंडल, a type of
conjoint bundle in which xylem is on the inner side। जाइलम आपका इनर साइड में है और फ्लोएम जो है वो आउटर साइड पे है। ठीक है, फ्लोएम जो है वो आउटर साइड पे है, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल वस्कुलर बंडल। कंज्वाइंट क्या हुआ कि जब जाइलम और फ्लोएम आपके पास सेम बंडल में है तो उसको हम बोलते हैं कंज्वाइंट, सेम बंडल में है ना। कोलेटरल उसी की एक वेरिएशन आ गई, मतलब है तो वो कंज्वाइंट बंडल ही, लेकिन जो जाइलम है वो इनर साइड पे है और ओपी से याद रखना है, ओ फॉर आउटर, पी फॉर फ्लोएम। फ्लोएम कहाँ है हमारा, आउटर साइड पे है। ठीक है, तो ऐसे वस्कुलर बंडल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैं कब बोलूंगी, जैसे मैंने अभी बोला आपके सामने, मैं कब बोलूंगी ओपन कोलेटरल। ओपन कोलेटरल हम कब बोलेंगे, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होगा, तब हम उसको बोलेंगे ओपन, है ना। अदरवाइज अगर कैम्बियम नहीं है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो तब हम बोलेंगे क्लोज्ड कोलेटरल वस्कुलर बंडल, क्लोज्ड कोलेटरल वस्कुलर बंडल, राइट। तो ये हमने यहाँ तक अभी तक क्लियर किया है चीजें। हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास लाइक अगर हम बात करें डाइकॉट्स में, तो डाइकॉट्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे मोनोकॉट्स के बारे में। मोनोकॉट्स के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया कि मोनोकॉट्स के केस में क्या होता है, सिंगल कॉटिलीडन होता है इन देयर एम्ब्रियो। क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, मोनोकॉट्स में रूट सिस्टम की बात करूं तो कौन सा रूट सिस्टम देखने को मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। जबकि टैप रूट सिस्टम किस में देखने को मिलता है ज्यादातर, डाइकॉट्स के केस में। ठीक है, यहाँ पे क्या एमए से याद रखेंगे, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये चीजें सेम आएंगी, ये चीजें सेम ही आ जाएंगी आपकी। वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, ये सेम है। बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे वस्कुलर बंडल क्लोज टाइप थे, जबकि डाइकॉट में क्या थे, ओपन टाइप थे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो ओपन टाइप होते हैं। तो दिस इज योर इम्पोर्टेंट वन, ओपन टाइप। यहाँ पे आपके पास क्लोज टाइप होते हैं और उसमें क्या थे, डाइकॉट में ओपन टाइप थे। क्लोज में कैम्बियम नहीं होगा, ओपन में कैम्बियम होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैप रूट और लिखा है एडवेंटिशियस रूट, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड शेयर करके ये चीजें क्लियर कर देती हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। कि जब हमने पढ़ा डाइकॉट्स में तो आपको बताया कि वो वहां पे होता है आपके पास क्या, टैप रूट सिस्टम। तो हम जरा समझ लेते हैं कि टैप रूट सिस्टम क्या है। तो पहली आपको हेडिंग डालनी है, टैप रूट सिस्टम क्या होता है ना। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, ओरिजिन ये डेवलप करता है फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड, विच डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। वो हुआ हमारे पास क्या, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि जो एम्ब्रियोनिक रूट है, इसका मतलब रेडिकल मतलब जो एम्ब्रियोनिक रूट है वहां से जब डेवलप होगा आपका, है ना, तो उसको हमने बोला टैप रूट सिस्टम। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ओरिजिन है वो कहां से होता है, डेवलप्स फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। अदर मतलब अदर देन द रेडिकल में अगर बात करूं तो अदर देन रेडिकल, है ना, जो मतलब रेडिकल के अलावा जो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट है वहां से डेवलप होगा, जैसे कि स्टेम से या फिर लीफ से, इस तरह से। तो उसको हम बोलेंगे, उस रूट को हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो रेडिकल से डेवलप ना होते हुए किसी अदर पार्ट से, उसको बोला एडवेंटिशियस। और टैप रूट किसको बोला, जो कि रेडिकल से डेवलप होगा।
इसमें हमने क्या पढ़ा, एमए ट्रिक से हमने याद रखा, एमए से कि मोनोकॉट्स के केस में कौन सा रूट सिस्टम है हमारा, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, वस्कुलर बंडल क्लोज टाइप है। अगर वस्कुलर बंडल क्लोज टाइप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ जनरली एब्सेंट होती है। और बात करें क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि जी मेज, मेज की बात करें मोनोकॉट है। सॉर्गम वल्गैरी की बात करें, यानी कि नेक्स्ट अगर हम देखें, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो जी मेज, ये मोनोकॉट है ना। जो आपके पास जोवार है, सॉर्गम वल्गैरी, ये भी किस में आता है हमारे पास, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है मोनोकॉट्स का। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट। फिर आता है हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ना हम ये तीन चीजें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक पढ़ते हैं डिप्लॉन्टिक, एक पढ़ते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये तीन चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से। स्टार्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे पढ़ना हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से। ठीक है, तो इसके हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे यहाँ पे सो दैट इजी हो हमें समझने के लिए। तो पहला क्या बताया आपको, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसकी आ जाएगी हमारे पास सबसे पहले क्या, डेफिनेशन। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, डेफिनेशन। ये क्या होती है। सो इन द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अगर हम देखें द हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी कि एन गैमेटोफाइट is the dominant। ठीक है, कौन सी वाला यहाँ पे कौन सा वाला फेज होता है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट वाला। ठीक है, और ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो नाम से ही पता लग रहा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जो हैप्लॉइड वाला जो यहाँ पे फेज होगा, वो हैप्लॉइड वाला फेज कौन सा है, गैमेटोफाइट वाला, वो यहाँ पे डोमिनेंट है। जबकि जो यहाँ पे डिप्लॉयड, दूसरी वाली की अगर मैं बात करूं, दूसरी वाली जो स्टेज होती है डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड स्टेज जिसको कि हमने क्या बोलते हैं हम, 2n। द डिप्लॉयड 2n स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये काफी शॉर्ट लिव्ड होती है, इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। राइट, और इसमें क्या होता है कि जो आपके पास जो जाइगोट हैं, तो बेसिकली बात यहाँ पर क्या है कि डोमिनेंट जो जनरेशन है यहाँ पे, ठीक है, डोमिनेंट जो जनरेशन है यहाँ पे वो हमारे पास जो है वो सिर्फ क्या है, हमारा गैमेटोफाइट है। बेसिक सी बात ये हुई कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछा जाए कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अगर हम देखें कि जो डोमिनेंट जो जनरेशन है वो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज द गैमेटोफाइट। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग क्या आ जाएगी, डोमिनेंट जनरेशन। डोमिनेंट जनरेशन क्या है इसमें, गैमेटोफाइट। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पे क्या, गैमेटोफाइट।
ठीक है, और यहाँ पे जो जाइगोट होता है, जाइगोट क्या होता है हमारे पास, वैसे जाइगोट होता है 2n, वैसे जनरली जाइगोट तो डिप्लॉयड ही होता है, ठीक है। तो जाइगोट में जब मियोसिस होगी, मियोसिस जब इसमें रिडक्शनल डिवीजन होंगे, ठीक है, तो इमीडिएटली जो है वो क्या बनता है, यहाँ पे फिर स्पोर्स बनते हैं, और वो जो स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। वो जो स्पोर्स वहां पे बनते हैं वो क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, इसीलिए इसका नाम है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसीलिए इस लाइफ साइकिल का नाम क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये जनरली जो है वो देखने को मिलती है। एग्जाम्पल नेक्स्ट हम बनाएंगे एक चार्ट एग्जाम्पल्स का, जैसे कि एल्गी की बात करूं मैं, एल्गी में भी जैसे कुछ ग्रीन एल्गी हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ये ग्रीन एल्गी है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा के केस में, जैसे कि वॉलवॉक्स के केस में, तो ये सारे के सारे क्या है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक जो है फंगाई के केस में, जैसे कि फंगस में अगर हम देखें, मोस्ट जो फंगाई है, याद रखिएगा, वो आपकी क्या शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। तो ये हमने अभी तक समझा क्या, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाईलाइट कर देती हूँ, और एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, ताकि इजीली समझ में और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए कंसेप्ट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब कि एन जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट जो है यहाँ पे हैप्लॉइड है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये डोमिनेंट है, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक है तो मतलब इंडिपेंडेंट है, राइट। तो ये हमें दो तीन बातें इसके बारे में याद रखनी है। जबकि अगर हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की केस में जो डिप्लॉयड स्टेज है, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमें नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास जो गैमेटोफाइट है ना, जो हैप्लॉइड वाली जो स्टेज है, मतलब जो गैमेटोफाइट है वो आपका डोमिनेंट होगा। तो बहुत ही अच्छे से अगर हम इसको समझें तो हम वर्ड से ही देख सकते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल होती है जिसमें जो गैमेटोफाइट है, यानी कि जो हैप्लॉइड स्टेज होती है वही जो है वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी। तो हैप्लॉइड को हम एन से बता देते हैं। तो अगर ये डोमिनेंट है तो साथ ही साथ हमें याद रखना है कि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो ये वाली स्टेज क्या होगी, इंडिपेंडेंट स्टेज होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसका नाम है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो इतनी बात हम यहाँ पे समझ गए कि जो गैमेटोफाइट वाली जो स्टेज है जो कि हैप्लॉइड है, वही यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है। बहुत ही राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे जो डिप्लॉयड वाली जो स्टेज है, मतलब जो 2n वाली जो स्टेज है, वो यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, वो यहाँ पे होने वाली है आपकी शॉर्ट लीव्ड, ठीक है, वो होगी हमारे पास यहाँ पे क्या, शॉर्ट लीव्ड वाली स्टेज जो होगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो जाइगोट है, जाइगोट तो डिप्लॉयड होता है, तो जाइगोट में होते हैं मियोसिस, मियोसिस होता है हमारे पास क्या, रिडक्शनल डिवीजन। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हो रहे हैं तो 2n से क्या बनेगा, n। तो सिंपल सी बात है कि डिप्लॉयड से क्या बन गया, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। तो ये होता है हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल्स हमने जो है वो यहाँ पे समझिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, अब ऐसे ही हम चार्ट बनाएंगे किसके लिए, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए। आई होप ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अब हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट
जो है हमारे पास, दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे अब हम जो है एक फ्लो चार्ट जो है वो बनाएंगे, दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के केस में। तो एक बार मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड अगेन शेयर कर रही हूँ। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। दिस इज अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे अब जो डिप्लॉयड वाली जो स्टेज है, मतलब जो स्पोरोफाइट वाली होगी, है ना, ये उससे जस्ट अपोजिट हो गया प्रीवियस से, और इजी है सारा। यहाँ पे डोमिनेंट वाली स्टेज कौन सी आ जाएगी, हमारी स्पोरोफाइट, है ना, वो ही हमारे पास यहाँ पे डोमिनेंट वाली स्टेज आ जाएगी। और आपको बताया कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है आपकी जनरली देखने को मिलती है एल्गी के केस में। जबकि डिप्लॉन्टिक की बात करूं तो ये जो आपके लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, नोट डाउन कर लेना एग्जांपल, जैसे आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जनरली हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो इसमें आपके पास डोमिनेंट वाला कौन सा हुआ, आपका स्पोरोफाइट, ठीक है। डोमिनेंट वाला क्या होगा यहाँ पे, स्पोरोफाइट। ये भी इजीली हम इस बात को समझ सकते हैं नाम से, मतलब डिप्लॉयड 2n वाला यहाँ पे स्पोरोफाइट है जो कि डोमिनेंट होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इन द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, द डिप्लॉयड मतलब जो 2n है, स्पोरोफाइट, है ना, वो क्या है, डोमिनेंट है, इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक, है ना, डोमिनेंट है और फोटोसिंथेटिक है। और अब अगर ये वाला डोमिनेंट है तो मतलब ये वाला है अब इसमें इंडिपेंडेंट, है ना, एंड इंडिपेंडेंट जनरेशन। अब आप थोड़ा सा रिलेट करिए दोनों चीजों को। अब हमने देखा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डिप्लॉयड वाला फेज था वो होता था शॉर्ट लिव्ड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो हैप्लॉइड वाला जो फेज है, मतलब जो एन वाला हैप्लॉइड एन जो फेज है, वो होता है यहाँ पे काफी शॉर्ट लिव्ड, वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो बेसिकली शॉर्ट लिव्ड क्या होता है, आपको समझ में आया शॉर्ट लिव्ड क्या होता है। यहाँ पे आपके पास गैमेटोफाइट वाला फेज है ना, तो गैमेटोफाइट वाला फेज है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होंगे, आपके गैमेट्स। और गैमेट्स कैसे बनते हैं, मियोसिस के द्वारा। कैसे बनेंगे गैमेट्स, मियोसिस के द्वारा बनेंगे, रिडक्शनल डिवीजन होगा। अच्छा, जो सीड प्लांट्स जैसे कि हम देखें, अब सीड प्लांट्स कौन से होते हैं आपके, सीड प्लांट्स जैसे एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, है ना, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, एंजियोस्पर्म्स की बात करें, तो ये क्या होते हैं आपके, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, सीड बियरिंग होते हैं। याद रखना एक एक्सेप्शन है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बात करें एल्गी में, एल्गी में जैसे एक एल्गी है जिसका नाम है आपका, जिसका नाम है एल्गी में, अगर हम देखें तो एल्गी में एक एल्गी है, ब्राउन एल्गी है जो कि फ्यूकस। इसमें भी क्या होता है, ब्राउन एल्गी है जिसका नाम है फ्यूकस, इसमें भी क्या होता है, कौन सी लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। फिर हम इजी वे से पढ़ेंगे हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक
जिसका नाम है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये वो लाइफ साइकिल हुई, नाम से ही पता लग रहा है, इट इज द लाइफ साइकिल इन विच बोथ हैप्लॉइड मतलब एन, जो कि क्या है, गैमेटोफाइट है, एंड डिप्लॉयड 2n, जो कि क्या है, स्पोरोफाइट है। दोनों ही जो है आर मल्टी सेलुलर, दोनों ही जो स्टेजेस हैं, दोनों ही जो फेजेस हैं, वो मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग एंड ऑफन फोटोसिंथेटिक, और दोनों के दोनों फ्री लिविंग है, मतलब दोनों के दोनों फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, और क्या होता है दोनों में से, मतलब चाहे मैं बात करूं यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट की, चाहे मैं बात करूं डिप्लॉइड स्पोरोफाइट की, दोनों के दोनों कंप्लीटली डोमिनेंट है। नाइदर इज, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कंप्लीटली डोमिनेंट हो, नाइदर इज कंप्लीटली डोमिनेंट, है ना, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कंप्लीटली डोमिनेंट है, मतलब दोनों के दोनों डोमिनेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ जनरेशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक शॉर्ट लिव्ड है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। ठीक है, बोथ जनरेशंस आर इंपॉर्टेंट, और दोनों की दोनों जनरेशंस जो हैं वो अल्टरनेट करती हैं आपस में रेगुलरली, एंड बोथ जनरेशंस दे अल्टरनेट रेगुलरली। इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नाम दे देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि अब यहाँ पे इसके बारे में की फीचर्स क्या है, ध्यान से सुनना। बोथ स्पोरोफाइट जो कि 2n था, और गैमेटोफाइट जो कि n था, दोनों के दोनों यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा। जो स्पोरोफाइट 2n है ये प्रोड्यूस करता है हमारे पास क्या, स्पोर्स को। ठीक है, मतलब स्पोरोफाइट 2n है तो वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा, तो स्पोर्स भी क्या है, स्पोर्स तो n है। ठीक है, तो मतलब स्पोरोफाइट 2n है, वो स्पोर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2n से क्या हो रहा है, n हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा है रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस, राइट। जबकि अगर मैं बात करूं गैमेटोफाइट की, तो जो गैमेटोफाइट है वो मेरे पास है n। ठीक है, गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड, आपको पहले ही पता है। तो गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स को। ठीक है, ध्यान रखना गैमेट्स भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड, मतलब गैमेट्स भी क्या होते हैं, n होते हैं। तो अब आप सोचो जब n से n नहीं बन रहा है तो कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पे, इक्वेशनल डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, और उस इक्वेशनल डिवीजन का क्या नाम है, माइटोसिस। ठीक है, उस इक्वेशनल डिवीजन का क्या नाम है, माइटोसिस। फिर क्या होता है, अब आप सोचो कि जब फर्टिलाइजेशन होगी, अब आप सोचिए कि जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, आप लोगों को पता है फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है। ठीक है, तो वही चीज होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट क्या होगा आपका, 2n होगा। ठीक है, तो जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है किसमें, अगेन स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट भी क्या है, 2n। और ध्यान रखना कि ये देखने को मिलती है ब्रायोफाइट्स में, जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, क्वेश्चन आता है ये कॉमन होती है किसमें, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के केस में। ये कॉमन होती है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के केस में, राइट। तो ये हमने समझ लिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। तो देखिए यही हमारे सिलेबस में है यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है सारा जो हमने अभी तक पढ़ा। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को मैं आपको प्रेजेंटेशन की हेल्प से करवाऊंगी, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन से जो है जब आप पढ़ोगे, जैसे मैं आपको इमेजेस दिखा के करवाऊंगी बेसिकली, है ना, जो सारे एनिमल्स इसमें आते हैं एनिमल किंगडम में। इसके वैसे तो बुक में भी सारी इमेजेस दी गई हैं, लेकिन थोड़ा इजी फॉर्मेट में, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे एनिमल किंगडम को, तो ये आपको लगेगा बहुत ज्यादा इजी,
तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आई होप जो आज हमने पढ़ा वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके देन, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।